नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर सारथी की एक एकदम नई और अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सीरीज युगांतर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। युगांतर यानी एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बाजार कल क्या करेगा, कौन सा शेयर मल्टीबैगर बनेगा या निफ्टी कहां तक जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सिर्फ चार्ट्स, कैंडल्स और कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो आप खेल का केवल आधा हिस्सा ही देख रहे हैं, और शायद वो हिस्सा जो अब कम मायने रखता है। असली खेल अब चार्ट पर नहीं, दुनिया के नक्शे पर खेला जा रहा है। असली फैसले अब कंपनी के बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के वॉर रूम में लिए जा रहे हैं। यह सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनने का सट्टा खेलना चाहते हैं, बल्कि ये उनके लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया का पैसा, पावर और पॉलिसी किस तरफ बहने वाली है। हम इस सीरीज में इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाकर निवेश का एक ऐसा नया चश्मा तैयार करेंगे जिससे आपको वो खतरे और वो मौके साफ दिखाई देंगे जो बाकी दुनिया को अभी धुंधले नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस युगांतर के सफर की शुरुआत करते हैं। मुख्य भाग, द इनविजिबल अर्थक्वेक। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 30 सालों से आप जिस जमीन पर अपनी मेहनत की कमाई से अपना आशियाना, अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे, वो जमीन दरअसल जमीन थी ही नहीं, वो रेत का एक ढेर थी जो अब धीरे धीरे खिसक रही है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि एक निवेशक के तौर पर हमें आदत है सिर्फ उसे देखने की जो हमारी आंखों के सामने होता है, जैसे शेयर का भाव, सोने का रेट, एफडी का ब्याज या जीडीपी का नंबर। लेकिन इतिहास गवाह है कि निवेशकों की सबसे बड़ी तबाही तब नहीं आती जब बाजार गिरता है, तबाही तब आती है जब वो दुनिया ही बदल जाती है जिसमें वो बाजार मौजूद था। आज हम किसी 10 या 20% की गिरावट की बात नहीं करेंगे। आज हम उस अदृश्य भूकंप की बात करेंगे जिसके झटके अभी महसूस नहीं हो रहे, लेकिन जिसकी दरारें आपकी बैलेंस शीट की नींव तक पहुंच चुकी हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपके दिमाग से उस भ्रम का पर्दा हटाने वाला हूं जिसे फाइनेंशियल दुनिया में द ग्रेट मॉडरेशन या शांति का सुनहरा दौर कहा जाता था। स्वागत है सच्चाई की उस दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स ही नया इकोनॉमिक्स है। शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल दें जो आपने पिछले 10-15 सालों में सीखी हैं। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जड़ को खोजने के लिए जहां से आज की सारी समस्याओं और सारे अवसरों का जन्म हुआ है। चलिए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1990 के दशक में। ये वो दौर था जब दुनिया पूरी तरह बदल रही थी। सोवियत यूनियन का पतन हो चुका था, बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी और दुनिया में एक ही महाशक्ति बची थी, अमेरिका। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिक विशेषज्ञ और नेता एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक गलतफहमी का शिकार हो गए थे। वे यह मान बैठे थे कि अब दुनिया में बड़े युद्ध नहीं होंगे, अब देशों के बीच लड़ाई सीमाओं पर तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि बाजार में प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी से होगी। ये एक ऐसा विचार था जिसने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया था। मशहूर लेखक फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अंत कहा था। ये माना गया कि अब पूरी दुनिया एक बड़े बाजार में बदल जाएगी। सिद्धांत बहुत सरल था, अगर हम देशों को व्यापार से जोड़ दें तो वे लड़ेंगे नहीं। अगर चीन अमेरिका को अपने खिलौने और कपड़े बेचे, रूस यूरोप को अपनी गैस बेचे और जर्मन गाड़ियां अमेरिका में बिकें, तो ये देश कभी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि लड़ने से धंधा खराब होता है। इसे कहा गया कॉमर्स ब्रिंग्स पीस, यानी व्यापार शांति लाता है। इसी सुनहरे विचार ने जन्म दिया उस दौर को जिसे हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का स्वर्ण युग कहते हैं। ये दौर 1990 से लेकर लगभग 2020 तक चला। यह निवेशकों के लिए वास्तव में एक सपने जैसा समय था। जरा गहराई से सोचिए कि उस समय क्या हो रहा था। दुनिया के बड़े बड़े देश जो कल तक बंद थे, वे अब अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे थे। चीन ने अपने दरवाजे खोले और दुनिया की फैक्ट्री बन गया। वहां के करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर फैक्ट्रियों में काम करने लगे, जिससे पूरी दुनिया को सस्ता लेबर मिल गया। भारत ने 1991 में अपने दरवाजे खोले और दुनिया का बैक ऑफिस बन गया, जहां से आईटी और सर्विस का काम पूरी दुनिया में सस्ते में होने लगा। रूस ने अपने दरवाजे खोले और दुनिया का पेट्रोल पंप बन गया, जिससे यूरोप, खासकर जर्मनी को बेहद सस्ती ऊर्जा मिलने लगी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में चीजों के दाम गिरने लगे। एक चमत्कार हुआ जिसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अमेरिका और यूरोप में बैठा उपभोक्ता बहुत खुश था, क्योंकि उसे सस्ते कपड़े, सस्ते टीवी, सस्ते कंप्यूटर और सस्ती ऊर्जा मिल रही थी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खुश थीं, क्योंकि उन्हें सस्ता लेबर और सस्ता कच्चा माल मिल रहा था। और शेयर बाजार, वो तो 7वें आसमान पर था। क्यों? क्योंकि जब महंगाई बिल्कुल काबू में होती है तो सेंट्रल बैंक जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें लगातार नीचे गिरा सकते हैं, और जब ब्याज दरें नीचे होती हैं तो एसेट के दाम, चाहे वो रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स, ऊपर जाते हैं। इसे हम फाइनेंस की भाषा में पीस डिविडेंड यानी शांति का मुनाफा कहते हैं।
इस दौरान सप्लाई चेन यानी आपूर्ति की कड़ियां इतनी लंबी, इतनी जटिल और इतनी एफिशिएंट हो गई थीं कि एक आईफोन के पार्ट्स 10 अलग अलग देशों में बनते थे। उसकी डिजाइनिंग कैलिफोर्निया में होती थी, असेंबलिंग चीन में होती थी और मार्केटिंग पूरी दुनिया में। सब कुछ जस्ट इन टाइम मॉडल पे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि किसी भी कंपनी को अपने गोदाम में महीनों का माल रखने की जरूरत नहीं थी। जब ऑर्डर आए तब सामान मंगा लो। इन्वेंट्री की कॉस्ट 0 हो गई थी। एफिशिएंसी यानी दक्षता ही भगवान बन गई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि मैं एक पैसा कैसे बचाऊं। कोई ये नहीं सोच रहा था कि अगर कल को सप्लाई रुक गई तो क्या होगा। हमने सुरक्षा को दांव पर लगाकर एफिशिएंसी खरीदी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर अच्छी पार्टी का अंत होता है, इस पार्टी का भी अंत होना लिखा था। और यह अंत अचानक एक दिन में नहीं हुआ। इसके संकेत हमें पिछले 5-7 सालों से मिलने लगे थे, लेकिन बाजार की तेजी के नशे में हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहे। फिर आया साल 2020। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की उस तथाकथित एफिशिएंसी की पोल खोलकर रख दी। कोविड-19 ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया, लेकिन बीमारी से ज्यादा इसने हमें एक और गंभीर बीमारी का पता दिया, और वो थी हमारी खतरनाक निर्भरता। अचानक अमेरिका और यूरोप को एहसास हुआ कि अगर चीन अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दे तो उनके अस्पतालों में डॉक्टरों को पहनने के लिए मास्क और पीपीई किट तक नहीं मिलेंगे। भारत की दवा कंपनियों को पता चला कि वे दुनिया की फार्मेसी तो हैं, लेकिन दवा बनाने का कच्चा माल यानी एपीआई तो चीन से आता है। जर्मनी की कार कंपनियों को पता चला कि एक छोटी सी चिप के बिना उनकी लाखों करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ के बराबर हैं। वो जस्ट इन टाइम मॉडल जिस पर हम इतना गर्व करते थे, अचानक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारा सबसे बड़ा गला घोटने वाला फंदा बन गया। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका इसके बाद लगा जब फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। बहुत से निवेशकों ने इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई मानकर गलती की। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये उस पूरे ग्लोबल ऑर्डर पर सीधा हमला था जिसे हमने पिछले 30 साल में बनाया था। यूरोप, जो अपनी सस्ती गैस और तेल के लिए रूस पर पूरी तरह निर्भर था, अचानक अंधेरे में डूबने के कगार पर आ गया। जर्मनी का पूरा इंडस्ट्रियल मॉडल ही हिल गया। आप सोचिए, जर्मनी की सफलता का मंत्र क्या था? रूस से सस्ती गैस लो, उस ऊर्जा से बेहतरीन मशीनें और गाड़ियां बनाओ और उन्हें चीन के बड़े बाजार में बेचो, और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहो। लेकिन एक झटके में ये पूरा समीकरण ध्वस्त हो गया। सस्ती गैस बंद हो गई, चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और अमेरिका ने साफ कह दिया कि अब अपनी सुरक्षा का खर्च आपको खुद उठाना होगा। यहां पर एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण शब्द आता है जिसे आपको अपनी डिक्शनरी में नोट कर लेना चाहिए, और वो है वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है एक दूसरे पर निर्भरता को हथियार बनाना। जो व्यापार पहले हमें जोड़ता था, अब वही ट्रेड एक हथियार बन गया है। अमेरिका ने देखा कि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी सेना आधुनिक हो रही है, तो अमेरिका ने क्या किया? उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, सेमीकंडक्टर और चिप्स। अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स और चिप बनाने वाली मशीनें देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जिससे आप हमारे ही खिलाफ हथियार बनाएं। उधर रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई रोककर अपनी ऊर्जा को हथियार बना लिया। अब आप एक निवेशक के तौर पे पूछेंगे कि सारथी भाई, ये सब तो जियोपॉलिटिक्स है, इसका मेरे डीमैट अकाउंट या मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से क्या लेना देना है? दोस्तों, इसका बहुत गहरा, बहुत सीधा और बहुत लंबा असर होने वाला है। समझिए इस बात को। पिछले 30 सालों में कंपनियों के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी लागत कम करना। अगर वियतनाम में प्रोडक्शन करने से 1 रुपया बचता है तो पूरी फैक्ट्री वियतनाम ले जाओ। रिस्क का मतलब उनके लिए सिर्फ ये था कि कहीं फैक्ट्री में आग न लग जाए। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में जो चर्चा हो रही है वो प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा सप्लाई चेन रेजिलियंस पर हो रही है, यानी मजबूती पर। आज सवाल ये नहीं है कि मैं सबसे सस्ता कैसे बनाऊं, आज सवाल ये है कि अगर कल को ताइवान के ऊपर हमला हो गया और समंदर का रास्ता बंद हो गया तो क्या मेरा धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा? इस डर की वजह से दुनिया अब ग्लोबल से लोकल की तरफ बढ़ रही है। इसे हम डी ग्लोबलाइजेशन या स्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब देश कह रहे हैं कि भाई सामान थोड़ा महंगा हो तो चलेगा, लेकिन सामान अपने दोस्त के घर से आना चाहिए, दुश्मन के घर से नहीं। इसे फ्रेंडशोरिंग नाम दिया गया है। अमेरिका अपनी फैक्ट्रियां वापस अपने देश में लगा रहा है, जिसे रीशोरिंग कहते हैं। और भारत इस पूरी उठापटक के बीच एक बहुत ही अहम भूमिका में आ गया है। दुनिया को एक ऐसा देश चाहिए जो चीन का विकल्प बन सके, जो लोकतांत्रिक हो, जहां कानून का राज हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एप्पल जैसी कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ रही हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक मजबूरी और रणनीति दोनों है। लेकिन दोस्तों, आपको एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा, और ये बात आपको कोई टीवी चैनल वाला नहीं बताएगा।
वो सस्ती दुनिया, वो लो इन्फ्लेशन वाला दौर अब वापस नहीं आने वाला। जब आप एफिशिएंसी से हटकर सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो लागत बढ़ती है। अगर अमेरिका अपने देश में चिप बनाएगा तो वो ताइवान से कई गुना महंगी होगी। इसका सीधा गणित यह है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन अब स्ट्रक्चरल हो गई है। वो अब आसानी से नीचे नहीं आएगी, और जब महंगाई ऊपर रहेगी तो ब्याज दरें भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। यानी वो दौर जब पैसा लगभग मुफ्त में मिलता था, जब बैंक और निवेशक किसी भी स्टार्टअप पर पैसा लुटा देते थे, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब कैपिटल यानी पूंजी की एक कीमत है, और जब पैसे की कीमत होती है तो सिर्फ वही बिजनेस टिकते हैं जिनके पास असली कैश फ्लो है, असली मुनाफा है। हवाई बातें अब नहीं चलेंगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े फंड हाउसेज इस बात को बहुत गहराई से समझ चुके हैं। वे अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, वे बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। वे उन सेक्टर्स को ढूंढ रहे हैं जो इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। वे देख रहे हैं कि डिफेंस पर खर्च बढ़ेगा, वे देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पर खर्च बढ़ेगा, वे देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी पर खर्च बढ़ेगा। ये तो सिर्फ युगांतर की एक छोटी सी झलक थी। हमने ये समझ लिया है कि ग्लोबलाइजेशन का वो सस्ता और सुंदर सपना अब टूट चुका है और हम एक महंगी, खंडित और खतरनाक दुनिया में कदम रख चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मैं आपको उस एक छोटी सी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके हाथ में पकड़े हुए फोन से लेकर आपकी गाड़ी, आपके बैंक के सर्वर और यहां तक कि आपके देश की सुपरसोनिक मिसाइलों को भी चलाती है। हम बात करेंगे उस सिलिकॉन की 1 इंच की चिप के बारे में जिसके लिए आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं। ताइवान इतना जरूरी क्यों है? क्यों पूरी दुनिया की सांसें ताइवान जलडमरू मध्य पर अटकी हुई हैं? और साथ ही हम बात करेंगे ऊर्जा के उस नए खेल पर जो ये तय करेगा कि अगली सदी किसकी होगी। क्या तेल का खेल खत्म हो गया है? क्या ग्रीन एनर्जी ही भविष्य है या ये भी एक जाल है? और सबसे बड़ी बात, इस चिप और एनर्जी की लड़ाई में आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा? कौन से सेक्टर मल्टीबैगर बनेंगे? वो एपिसोड मिस करना एक निवेशक के तौर पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको आज की ये गहरी और कड़वी सच्चाई पसंद आई हो और आप सोशल मीडिया के उस भीड़भाड़ वाले शोरगुल से दूर असली ज्ञान की तलाश में हैं, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इन्वेस्टेड सारथी के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब युगांतर का अगला एपिसोड आए तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। और हाँ, कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत इस नई दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। जाते जाते एक बहुत ही गंभीर और जरूरी डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैंने आज यहां जो भी बातें की हैं वे गहरे रिसर्च, ऐतिहासिक डेटा और करंट अफेयर्स पर आधारित एक विश्लेषण है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह, टिप या रिकमेंडेशन ना समझें। मैं आपको दुनिया का नक्शा दिखा रहा हूं, रास्ते बता रहा हूं, लेकिन गाड़ी आपको खुद चलानी है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह का वित्तीय निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। अपना कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपनी खुद की रिसर्च करें और अपनी रिस्क उठाने की क्षमता को समझें, क्योंकि अंत में नफा और नुकसान दोनों की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। सतर्क रहें, समझदार बनें और हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें। जय हिंद।